एक समय था जब गौतम अडानी अपने माता पिता और 7 भाई बहनों के साथ एक छोटे से चौल में रहते थे। उनके पिताजी का एक छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था। घर चलाना मुश्किल हो रहा था, जिस कारण से गौतम अडानी को अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। वही गौतम अडानी आज एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। जिस व्यक्ति का नेटवर्थ जनवरी 2020 तक सिर्फ $10 बिलियन का था, वही अगस्त 2022 में $137 बिलियन के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर ही 10 बिलियन से $137 बिलियन तक पहुंचने के पीछे क्या मोदी जी का योगदान है। आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी से रिलेटेड हर एक फैक्ट को समझेंगे। इन सभी चीजों का शुरुआत होता है 1978 से। साल 1978 में गौतम अडानी ने अपने करियर का सफर तय किया और गुजरात से मुंबई चले गए। वहाँ इन्हें महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ डायमंड शॉर्टर का काम मिल गया। यहाँ ये काम करते करते लगभग 3 साल बाद उसी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली। इस बिजनेस को करते हुए 20 साल के गौतम अडानी एक करोड़पति बन चुके थे। पर साल 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में सामानों को लपेटने वाली एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी, जिसमें मदद करने के लिए इन्होंने गौतम अडानी को अपने पास बुला लिया। बड़े भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद आना यही इनका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ आने के बाद गौतम अडानी ने देखा कि ये कंपनी तो ठीक से चल ही नहीं पा रहा है। इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी। पर समस्या ये था कि उस समय भारत में IPCL नाम का एक अकेला कंपनी था जो इसे प्रोड्यूस करता था, पर वो भी 2 टन से ज्यादा नहीं कर पाता था। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गौतम अडानी ने गुजरात के कांडला पोर्ट पर खुद ही प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को इंपोर्ट करने लगे। इसमें जितने भी छोटे छोटे प्लास्टिक मेकर्स थे उन सभी से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेकर इन सभी स्मॉल प्लास्टिक मेकर्स के बिहाफ पर अडानी खुद ही बल्क में ऑर्डर प्लेस करते थे। साथ ही इन्होंने स्टेट PSU गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन से भी टाई अप किया। 1988 में बनी अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसे अब हम अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। अडानी एक्सपोर्ट्स देखते ही देखते 100 मैट्रिक टन से 40,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट करने लगा। अडानी ने बहुत ही कम समय के अंदर जबरदस्त ग्रोथ किया। गौतम अडानी इतनी तेजी से बिजनेस एक्सपेंशन कर पाए क्योंकि जुबान के पक्के थे। अपने किए हुए प्रोमिसेस को कभी तोड़ते नहीं थे। उस वक्त प्लास्टिक ग्रेन्यूल के प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होता था। कभी भी प्राइस बढ़ जाता था, पर अडानी अलग थे। जिस प्राइस पे डील होता था उसी पर माल देते थे, चाहे खुद का नुकसान ही क्यों ना सहना पड़े। धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट अडानी के ऊपर बढ़ता गया और अडानी का बिजनेस भी बढ़ता गया। साल 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस परमिट राज चलता था, यानी कि अगर आपको किसी चीज का फैक्ट्री लगाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के लाइसेंस का जरूरत नहीं था, बल्कि उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करना है और कितने प्राइस में बेचना है ये भी सरकार ही तय करती थी। इसके ऊपर हम बाद में एक डिटेल वीडियो डाल देंगे। तो इस नीति के कारण 1991 में देश की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। देश की इतनी खराब आर्थिक हालत को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का फैसला लिया। 1991 के इस लिबरलाइजेशन के फैसले ने अडानी को और नए रास्ते दिखाए। अडानी ने अपना व्यापार को बढ़ाते हुए मेटल्स, कपड़ों और एग्रो प्रोडक्ट जैसे कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने लगे। 1994 में गुजरात सरकार ने घोषणा किया कि मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को एक्वायर किया जाएगा, जो कि गौतम अडानी पहले से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। तो इस मौके को जाने कैसे देते। 1995 में मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को ही मिला, जिसके बाद गौतम अडानी ने ट्रेडिंग छोड़ पोर्ट बिजनेस में ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। 8,000 हेक्टेयर्स में फैला यह पोर्ट भारत की सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जिसकी सालाना करीब 210 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता है। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है, जिसके पास आज 8 राज्यों में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर का स्थापना किए थे। इस कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जो इसे देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर बनाता है। इसके 2 साल बाद तो गौतम अडानी किडनैप ही हो गए। बात है साल 1997 की। गौतम अडानी अपने एक करीबी शांतिलाल पटेल के साथ अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकले। उनकी कार मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही दूर चले होंगे कि एक स्कूटर सवार उनके सामने आ गया। कार को रोकनी पड़ी, तभी एक वैन पास आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे और उन्होंने अडानी और पटेल को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया और फिरौती की रकम 11 करोड़ रुपए मांगा गया था। पुलिस ने इस मामले में 1 जनवरी 1998 को चार्जशीट फाइल किया। अडानी के लगातार इतनी तेज बिजनेस एक्सपेंशन ने किडनैपर्स का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 2006 में अडानी ने पावर जनरेशन बिजनेस में कदम रखा। इसके 2 साल बाद फिर कुछ ऐसा हो गया कि अडानी भी सोचते होंगे कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी या खराब। 2008 में मुंबई के ताज होटल में जब आतंकवादी हमला हुआ था, तब गौतम अडानी दुबई पोर्ट के CEO मोहम्मद सराफ के साथ उसी होटल में खाना खा रहे थे। उन्होंने देखा कि आतंकवादी होटल में घुस रहे थे और लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, बम फेंक रहे थे। गौतम अडानी ये सब कुछ होते हुए ऊपर से देख रहे थे। तुरंत होटल स्टाफ ने आतंकियों से छुपते छुपाते सबको बेसमेंट में ले गए। तकरीबन 100 लोगों के साथ अडानी पूरी रात बेसमेंट में ही छुपे रहे। सुबह करीब 8:45 पर सुरक्षा बलों ने उन्हें बाहर निकाला, जिसके बाद वो अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद चले गए। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वो बताते हैं कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। गौतम अडानी सच में एक बहुत ही लकी इंसान है। समझिए कि उनको एक दूसरा जीवन ही मिला है। 2018 में जब गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया था, तब गवर्नमेंट सिर्फ उन कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट देती थी जिसे एयरपोर्ट चलाने का
एक्सपीरियंस होता था, पर इस बिडिंग में उन कंपनीज को भी मौका दिया गया था जिसे एयरपोर्ट चलाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अडानी ने भी इस बिडिंग में हिस्सा लिया और सारे एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जबकि इसमें किसी भी एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए था। तो क्या अडानी इस बिडिंग में हिस्सा ले सके, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स किया था। हालांकि इस पर इंडिया के एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि ये पूरा बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया है। अब इन 6 एयरपोर्ट्स को 50 सालों तक अडानी ग्रुप ही ऑपरेट करेगी। इसके बाद सितंबर 2020 में अडानी ने दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बेस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इसके बाद अभी अगस्त के महीने में ही अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% स्टेक का एक्विजिशन किया। अडानी ग्रुप आज सोलर मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, वाटर, रोड, मेट्रो एंड रेल, डाटा सेंटर, एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स, फ्रूट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड हाउसिंग फाइनेंस जैसे बहुत से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। आए दिन ये न्यूज आते रहता है कि अडानी ने कभी ये कंपनी खरीद लिया, तो कभी वो कंपनी खरीद लिया, तो कभी इस कंपनी में स्टेक लिया, तो कभी उस कंपनी में स्टेक लिया। पर इतना सारा पैसा आता कहां से है? तारीफ तो बहुत हो गया, अब जरा फैक्ट एनालिसिस करते हैं। अडानी की इतनी तेजी से ग्रोथ के पीछे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस बताया जाता है और ये आरोप भी लगाया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी पॉलिटिशियन या पार्टी से कनेक्टेड है तो इसमें गलत क्या है? तब तक जब तक ये दोनों एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से लाभ ना पहुंचाए। और वैसे भी जिस देश में आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पॉलिटिशियन से अच्छा संबंध रखना ही पड़ेगा। इनके खिलाफ जाकर आप इंडिया तो क्या किसी भी देश में बिजनेस नहीं कर सकते। गौतम अडानी शुरू से ही एक बहुत ही मेहनती इंसान रहे हैं, जैसा कि हम आपको उनके शुरुआती जीवन के बारे में बता चुके हैं। वो 20-21 साल की उम्र में ही एक करोड़पति बन चुके थे और उस वक्त उनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। बिना सरकार से हाथ मिलाए आप अपने कारोबार को फैला नहीं सकते। सरकार को आपको सरकार की, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जिस तरह आज नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताया जाता है, उसी तरह इंदिरा गांधी के टाइम पर धीरूभाई अंबानी को माना जाता था। 80 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला लिया। धीरूभाई अंबानी ने भी इसके लिए आवेदन किया था। उस वक्त टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े कंपनियों के साथ साथ 43 दूसरी कंपनियों ने भी आवेदन किया था, पर धीरूभाई अंबानी के रिलायंस को पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिला। और जहां तक बात रहा मोदी और अडानी के बीच का कनेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। समझ रहे हो ना? अडानी ग्रुप को एक साइड से देखने से ऐसा लगता है कि देश की इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान है, पर इसका एक डार्क साइड भी है। अडानी ग्रुप का पूरा एम्पायर डेट पर टिका हुआ है। अडानी ग्रुप डेट के पैसों पर एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिजनेसेस में आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा है। इसका डेट इतना ज्यादा जितना कई देशों के तो जीडीपी भी नहीं है। फिस्कल ईयर 2016 में अडानी ग्रुप का 55% लोन पीएसयू बैंक यानी कि सरकारी बैंकों से मिला था। हालांकि अब इसे कम करते हुए अडानी ग्रुप अपना डेट स्ट्रक्चर को पब्लिक और प्राइवेट बैंकों से बॉन्ड्स और ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स की तरफ मूव कर रहा है। अडानी ग्रुप के ऊपर 2.6 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है। ध्यान दीजिएगा, 2.6 ट्रिलियन डॉलर नहीं, 2.6 ट्रिलियन इंडियन रुपी। अब ये होता कितना है, इसलिए हम इसको डॉलर में कन्वर्ट किए, जिसके बाद ये अमाउंट निकल कर आया। इसको और इजी रखने के लिए हम सिर्फ 31 को ही लिए। 31 बिलियन डॉलर्स यानी कि दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 39वें नंबर पर जिस इंसान का टोटल वेल्थ है, उतना तो सिर्फ अडानी के पास कर्जा है। अभी भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया, अब समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार जितना है, उसका 4 गुना ज्यादा तो अडानी लोन लिए घूम रहे हैं। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि वो जिस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है।